आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब टॉपिक शुरू होगा डिमांड की इलास्टिसिटी, लोचकता। इसे हिंदी में कहा जाता है डिमांड की लोचकता। लोचकता क्या होता है, ये इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, हमें जानने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिमांड को समझाता हूँ। आपको पता है किसी भी चीज का प्राइस अगर बढ़ता है तो उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। बस इतना अगर आपको पता है तो बहुत है आपके लिए इस चैप्टर को समझना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है हाउ मच द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस व्हेन इट्स प्राइस या फिर इनकम या कंज्यूमर या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक डिमांड डायरेक्ट फैक्टर से चेंज होती है और एक इनडायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट फैक्टर में डायरेक्ट उसका प्राइस उससे चेंज करता है और इनडायरेक्ट में मैंने बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो यहां पर आपको बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। कहता है डिमांड एक प्रोडक्ट की चेंज हो रही हो, कितनी चेंज हो रही है अगर उसके प्राइस या उसकी इनकम या उसके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज हो रहा हो। अगर मैं बात करूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तो सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको एक केस देता हूं, बड़े ध्यान समझना, एक केस से हम समझेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा एक प्राइस था और एक डिमांड थी। तो फॉर एग्जांपल प्राइस जो है ना वो 100 रुपये था और डिमांड एक मार्केट में 200 थी। प्राइस 80 हो गया तो डिमांड मैंने कहा 300 हो गई। तो आपको पता है क्या पता लगाना है कि भैया इसके प्राइस में चेंज आया -20 और भैया इसका डिमांड में चेंज आया +100। तो भैया हमें ये पता लगाना है इसका डिमांड कितना चेंज हुआ प्राइस में चेंज होने की वजह से। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल एक और केस, इनकम और हमारी डिमांड। मेरी इनकम थी 10 रुपए और मैं डिमांड करता था 100 रुपए। मेरी इनकम हो गई 20 रुपए, मैं डिमांड करूंगा ज्यादा, ज्यादा डिमांड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 200। तो मेरी इनकम बढ़ने से मैंने डिमांड कितनी बढ़ाई। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे एक और चीज, प्राइस ऑफ टी और डिमांड ऑफ कॉफी। प्राइस ऑफ टी बढ़ा 10 से 15 रुपए, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी 100 से 150। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूं। ये क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या कॉफी का ही प्राइस है? नहीं, उससे रिलेटेड गुड्स का प्राइस है और उससे डिमांड चेंज हो रही है। हालांकि आपको ये भी नहीं पढ़ना, आपको ये भी नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सिर्फ ये कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड क्या चेंज होती है। लेकिन जानना तो सबको ही पड़ेगा ना। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो आप बोलना भैया डिमांड में कितना चेंज हो रहा है उसके प्राइस, उसकी इनकम या उसके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने से। और अगर मैं पूछूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो आप बोलना भैया डिमांड में कितना चेंज हो रहा है प्राइस में चेंज होने से। बस खत्म, इतना सही है। समझ में आया? तो अब देखो, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में कितना चेंज हो रहा है उसके प्राइस या इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज होने पे। ये आपको बताता है सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड कितना चेंज हो रहा है प्राइस में चेंज होने से। सेंसिटिविटी बता रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है, कम चेंज हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, ये सब हमें बताना है। ठीक है? तो जो कंसेप्ट होता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि आपकी क्वांटिटी डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की वो कैसे चेंज हो रही है जब उसके प्राइस में चेंज आए, इनकम में चेंज आए या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आए। तो कभी भी आपसे कोई पूछे मेरे भाई बताओ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, तो आप बोलोगे भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज हाउ अ डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको याद कर लो, हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सही है? कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे चलते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल एक ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक, उसका प्राइस 10% बढ़ जाए और डिमांड 20% कम हो जाए, तो इसका मतलब डिमांड इलास्टिक है।
मतलब क्या है समझाता हूँ। जैसे अब मैं इसको समझाता हूँ, जो उसने बोला, एक प्राइस था, 10% प्राइस में चेंज आया और उससे डिमांड में जो चेंज आया वो 20% चेंज आया। तो देखो प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज कितना आ रहा है उस पर फोकस करो। आप बताओ प्राइस में ज्यादा चेंज है डिमांड में ज्यादा चेंज है? डिमांड। इस डिमांड को इसने कहा है कि इलास्टिक है, तो ये इलास्टिक, या फिर हो सकता है ये कहे कि इन इलास्टिक है, या फिर हो सकता है और भी कुछ कहे, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप बस इतना समझ लो, हम ये समझेंगे प्राइस में कितना चेंज होने से डिमांड। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइस में चेंज आया हो 10% और डिमांड में चेंज आया हो 9%, मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज करा मगर डिमांड में हमने चेंज होते हुए कम देखा। या फिर ऐसा हो सकता है 10 का 10 ही चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो जाए प्राइस में चेंज हुआ ही ना हो कभी और डिमांड ही अपने आप चेंज होती जाए। या फिर मान लो प्राइस में चेंज करते जा रहे डिमांड कभी चेंज ही ना हो। तो ये सारे केस हमें लोचकता बताएंगे, इलास्टिसिटी बताएंगे, कितनी इलास्टिक है, मतलब प्राइस में चेंज करने से डिमांड कितनी चेंज हो रही है, क्या अफेक्ट पड़ रहा है डिमांड का। समझ में आया क्या होता है मेरे भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? हाँ, कितना डिमांड बदल रहा है, डिमांड तो बदल रहा है, ये तो सही है, यूं बोलो कितना डिमांड, हाउ मच डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस या इनकम ऑफ कंज्यूमर या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब इस पे आगे आते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना इस पे। आपको कहता है, जैसे एक और देखो, एक और केस समझाया यहाँ पे, इलास्टिक इलास्टिक इन इलास्टिक के केस में बाद में समझाऊंगा आपको। अब आते हैं मेरे भाई, ध्यान समझना, कहता है इलास्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना बहुत सारे टाइप्स की होती है। जनरली आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहला, दूसरा और तीसरा, सिर्फ इन 3 टाइप्स की पढ़ोगे, ध्यान रखना। एक तो मैंने आपको बताया डिमांड में चेंज आएगा किस वजह से, एक डिमांड में चेंज आ जाए किस वजह से, एक डिमांड में चेंज आ जाए क्रॉस। क्रॉस का मतलब पता है, क्रॉस डिमांड पढ़ाई थी याद है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये देखो, ये मान लो कोका कोला, इसको लिख देते हैं, अरे कहाँ गया भाई, फॉर एग्जाम्पल ये कोक और ये पेप्सी। आप देखो कोक का प्राइस बढ़ा दो आज, अपने आप ही लोग डिमांड कर देंगे ज्यादा पेप्सी की। तो ये क्या है, क्रॉस रिलेशन है कि नहीं है? इसे कहा जाता है मेरे भाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो देखो अगर मैं बात करूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो भैया यहाँ आप कहोगे कि भैया डिमांड में चेंज आ रहा है किस वजह से, प्राइस की वजह से। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप यही होता है। इनकम में क्या होगा, डिमांड में चेंज आ रहा है, इनकम में चेंज होने में, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो उससे डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। क्रॉस इलास्टिक मतलब डिमांड में क्या चेंज आ रहा है अगर उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आ जाए, सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब देखो, अब इसी के फॉर्मूले को मैंने लिखा और इसी को मैं समझाऊंगा आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ इसी के फॉर्मूले को, मजा आएगा, बड़ी खतरनाक चीज है, आप ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमने, बड़े ध्यान सुनना मेरी बात, क्योंकि हमने प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करी है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इसका मतलब पता है क्या है कि भैया डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, क्योंकि इसी का फॉर्मूला जानना है, बाकियों के फॉर्मूले भी नहीं जानते। पहले तो ये समझो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी ऐसे लिखा जाता है, सिंबल है ये इसका, और इसका फॉर्मूला होता है, बड़े ध्यान से देखना, परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसको डिवाइड कर दो, परसेंटेज शॉर्ट में बना रहा हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मैं समझाता हूं। एक प्रोडक्ट था XYZ, एक प्रोडक्ट है, इसके प्राइस में, बड़े ध्यान सुनना, इसके प्राइस में 10% की गिरावट आ गई। तो आपको पता है अब डिमांड क्या करने वाली है, बढ़ने वाली है। मैं कह रहा हूं इसकी डिमांड 20% बढ़ गई, तो आपको कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। अब समझो, आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज चेंज लिखना है। आप बताओ डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया, प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज आया। वैसे जो पॉजिटिव हो उसको प्लस में लिखना है, जो नेगेटिव हो उसको माइनस में लिखना है। आंसर आपका कट पिट के क्या आया, तो आपका इलास्टिसिटी कितनी आई,
लो की इलास्टिसिटी। बस ये पहला फॉर्मूला, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा केस देता हूं, अब आप इसको समझना। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड। एक प्रोडक्ट था 10 रुपए का, उसकी डिमांड थी 100, प्रोडक्ट 8 रुपए का हो गया, डिमांड बढ़ गई 150। अब अगर आपको बोले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ तो कैसे निकालोगे? समझना है, अब इसको समझना। आप कहोगे भैया हमारा तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और उसको हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर क्या लिख रहे हो? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया। आप मुझे बताओ ओरिजिनल डिमांड कितने की थी, चेंज कितना आया? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना परसेंट चेंज आया? ये परसेंटेज ही तो निकालनी है, ऐसे ही तो निकालते हैं। जब भी आपको मैं कहूं कि भाई मैं पहले एक माल 100 रुपए का डिमांड रखता था, आज डिमांड 150 हो गई, तो मैं कहा बताओ कितनी बड़ी, तो आप बोले भैया परसेंटेज निकालते हो आप इसकी, आप नीचे लिखते हो अपनी ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर जो बड़ी या घटी और परसेंटेज निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। यानी कि अगर मैं इसी फॉर्मूले को बारीकी से लिखना चाहूं, इसी फॉर्मूले को बारीकी से लिखना चाहूं तो मैं पता कैसे लिखूंगा कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड पता है कैसे आता है? अब देखना, जो जो चीज मैं लिख रहा हूं मुझे बताना अगर आपको समझ ना आ रही हो तो। मल्टीप्लाई 100 होगा और फ्रैक्शन लिखेंगे, नीचे एक नंबर और ऊपर एक नंबर। नीचे जो नंबर लिखेंगे वो हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो नीचे हम लिखेंगे ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड। अच्छा ध्यान रखना है यहाँ पे, आप ओरिजिनल डिमांड को क्यू से लिखोगे, ये आपकी क्यू है डिमांड, और प्राइस को आप पी से लिखोगे। तो ओरिजिनल डिमांड है, नीचे क्यू लिख रहा हूं, और ये क्या है? ये वाला अमाउंट है चेंज इन डिमांड, तो इसको मैं डेल्टा क्यू लिख रहा हूं। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन डिमांड, यहां लिख देता हूं। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन डिमांड, और क्यू मतलब ओरिजिनल डिमांड, शुरुआत में कितनी डिमांड थी। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आया है। और सेम प्राइस के साथ भी यही होगा। प्राइस में क्या नीचे लिखूंगा? ओरिजिनल प्राइस, और फिर लिखूंगा चेंज इन प्राइस और मल्टीप्लाई कर दूंगा परसेंटेज बनाने के लिए। मेरे भाई इसका ये दूसरा फॉर्मूला बन गया अगर आप इसे डीपली रखो तो। और इसी से तीसरा फॉर्मूला जो ज्यादातर क्वेश्चनों में यूज करना है वो बनाता हूं। देखो 100 से 100 कटा, क्या बचा? डेल्टा क्यू बाय क्यू अपॉन में डेल्टा पी बाय, इसको ऊपर ले जाओ, डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाई पी बाय, डेल्टा वाले को डेल्टा के साथ रखो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू। द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड, देखो चेंज इन डिमांड इनटू चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड। अब देखो, अब करते हैं इस क्वेश्चन को, अब देखो अब आप कर पाओगे। अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका ओरिजिनल प्राइस, ये आपका ओरिजिनल क्वांटिटी। आप मुझे जो जो है ना वो बताना, मुझे निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला जो है मेरा वो क्या है, पहले मैं डाटा लिख दूं। देखो इसी डाटा को, देखो इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। मेरे को पता है सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अभी मैंने अभी फॉर्मूला बनाया। अब ध्यान देखना मेरे भाई, डेल्टा क्यू मतलब डिमांड में कितना चेंज है, कितना चेंज है मेरे भाई? प्लस का 50, अमाउंट के साथ लिखना प्लस का 50। प्राइस में कितना चेंज है? मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए, ओरिजिनल डिमांड, जो जो कट रहा है काट दो, 50 के पाड़े में एक नंबर पे, 50 के पाड़े में 2 नंबर पे, ऊपर 10 बचा, नीचे 2 दूनी
-4 कट जाएगा 2 नंबर पे, कट जाएगा 5 नंबर पे, -5/2 आंसर आ जाएगा -2.5। दिस इज माई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत? और ये चीज पता है क्या दिखा रही है? आप मुझे बताओ किस में ज्यादा चेंज आया है? इसमें अगर आप परसेंटेज चाहो तो परसेंटेज से भी कर सकते थे। परसेंटेज से कैसे? ये देखो, परसेंटेज ही तो निकालनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाय 100। ये देखो ना, परसेंटेज निकालते हैं। आप मुझे बताओ ओरिजिनल डिमांड कितनी है? 100। डिमांड में चेंज कितना आया? 50 मल्टीप्लाई 100। इससे आपकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है पता चल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस ओरिजिनल कितना था? 10, चेंज कितना हुआ? -2 मल्टीप्लाई 100। अब आओ जरा पता लगाओ, इसका परसेंटेज पता लगाओगे, आप बोलोगे भैया 50% का चेंज आया है डिमांड में। इसका चेंज पता लगाओगे, आप बोलोगे भैया -20% का चेंज आया है प्राइस में। प्राइस में कितना चेंज आया? 20%, और डिमांड 50% बढ़ गई। यानी कि आपका जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज हुआ है। आपका जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज हुआ है, प्राइस में कम चेंज हुआ है, डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है। और फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गया क्वेश्चन? ये मैंने आपको फॉर्मूले समझाए। अब इसी फॉर्मूले को हम समझे, लेकिन मेरे भाई जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया ना, वो सिर्फ मैंने प्राइस वाले का समझाया है, लेकिन इनकम रह गया। ये देखो ना नीचे, आगे देखो, इनकम रह गया और क्रॉस रह गया। पॉइंट पता है क्या है? इसके ना तो आपको फॉर्मूले जानने हैं और ना ही आपको कोई क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से 11th क्लास में डिलीटेड है। आपको सिर्फ यही जानना है जो मैंने समझाया। देखो, क्या मैंने आपको नहीं समझाया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेम काम। चेंज इन डिमांड, हाउ मच डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू चेंज इन प्राइस। खत्म बात। कोई दिक्कत इसमें? चलें आगे। अब देखो उसी को समझा रहा है, कह रहा है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझते हैं। जो भी हमने समझा कि कितना डिमांड में चेंज आ रहा है विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस ऑफ डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें पता करते हैं कि डिमांड एक प्रोडक्ट का कितना चेंज आ रहा है जब उसके प्राइस में चेंज आ रहा है। तो एक डिमांड कितना चेंज कर रही है जब उसके प्राइस में चेंज होता है। ठीक है, अब देखो बस इतना ही है इसमें। कोई दिक्कत? इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आगे समझेंगे, इसमें इतना ही। आगे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, ये क्या बला है? जो अभी हम समझ चुके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हमने समझ लिया, उसका क्या रिश्ता है टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चे से। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल मनी जो स्पेंड कर रहे हैं बायर्स एक प्रोडक्ट पे। मतलब आपको कभी भी टोटल खर्चा पता लगाना हो तो कैसे पता लगाओ? जो भी एक चीज का प्राइस है वो उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रोडक्ट के डिमांड से। फॉर एग्जांपल एक चीज का प्राइस 100 रुपए है, प्राइस 100 रुपए है और उस चीज की डिमांड 50 लोगों ने करी है, तो आप कहोगे भैया टोटल खर्चा हो जाएगा 5,000 रुपए। ठीक है ना? क्लियर है? ये टोटल खर्चा है, इसमें क्या बड़ी बात। आओ जरा पढ़ते हैं। अब ये जो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल 1 है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है ना? तो एक काम करता हूं, मैं इसका रिलेशन आपको बाद में समझाता हूं। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाता हूं, क्योंकि ये देखो ना, ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ये जब भी समझ में आएगा जब हम इलास्टिसिटी जो चेंज हो रही है ना। अब देखो आपको ये तो पता चल गया है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड, तो उसका सीन पता है क्या है? अब हमें ये समझना है कि जो डिमांड चेंज होगी वो ज्यादा चेंज होगी, कम चेंज होगी, ऊपर चेंज होगी, नीचे कैसे चेंज होगी वो समझना है। तो मेरे भाई मैं पहले आपको समझाता हूं डिग्री ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कितना क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है जब प्राइस में चेंज आता है। तो कहता है 5 तरीके के बदलाव हैं, 5 डिग्रियां होती हैं जो आप समझोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्रियां, आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो उसका आंसर हमारा इंफिनिटी आता है। समझते हैं क्या भला है? इवन स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉज इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, या फिर आप समझ लो देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मैं बनाता हूं, मैं समझा क्या हुआ।
एक प्रोडक्ट था, प्राइस उसका 100 रुपए, डिमांड 200, प्राइस फिर 100, अपने आप ही डिमांड 300 हो गई, प्राइस फिर 100, अपने आप ही डिमांड 400 हो गई। ग्राफ पे बनाते हैं, आपको पता ही है हमारा प्राइस होता है, ये हमारा डिमांड होता है। प्राइस 100 रुपए फॉर एग्जांपल यहाँ बन रहा है, डिमांड 200 थी मान लो, डिमांड 300 थी मान लो, डिमांड 400 हुई। इस स्टेज पे ये केस था, फिर इस स्टेज पे ये केस, फिर इस स्टेज पे ये केस। आप देखो ये डिमांड कर्व जो बन रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इनफाइनाइट जा रहा है, अनंत तक जा रहा है बिना चेंज इन प्राइस। तो आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, दिस इज परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, और इस केस में इलास्टिक डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट केस, ये परफेक्ट इलास्टिक डिमांड सुना। अगला वाला केस है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक, फॉर एग्जांपल अब क्या होगा, प्राइस 100, 200, 300, डिमांड 100, 100, 100, उल्टा यहां पे आते हैं, प्राइस 100, प्राइस 200, प्राइस 300, डिमांड 100, प्राइस 100, डिमांड 100, प्राइस 200, डिमांड 100, प्राइस 300, डिमांड 100, ऊपर जा रहा है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 0 होता है। आपके मन में 2 सवाल आ सकता है, भैया ये इनफाइनाइट कैसे आया, ये 0 कैसे आया? मैं समझा देता हूँ, इधर देखो, इस केस पर आओ। अच्छा, क्या आपको फॉर्मूला पता है? हाँ, फॉर्मूला पता है ना? आप मुझे बताओ, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। आप मुझे बताओ प्राइस में कितना परसेंट चेंज आ रहा है? 0%। कितना परसेंट? यानी कि नीचे 0 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 100% का चेंज। 100 नहीं, 50%, क्योंकि 200 का 300 चेंज हो रहा है, 100 चेंज हो रहा है, 200 का 100 कितना परसेंट होता है? 50% होता है। आप कहो भैया ऊपर कितना भी चेंज कर लो क्या फायदा, नीचे 0 है। और 1/0 कभी भी आंसर आता है वो नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट का आंसर होता है। और दूसरा केस देखो, आपको पता है ऊपर आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिखते हो, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? आप कहोगे भैया पूरा 100% चेंज है, और ऊपर डिमांड में भैया 0% चेंज है। आंसर हमेशा क्या आएगा? अब समझ रहे हो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 0 क्यों आ रहा है? अब समझ में आया? कोई दिक्कत? अब समझते हैं मेरे भाई, 2 केस आपको समझ में आ गए। ये देखो, पहला केस परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, प्राइस 30, 30, 30, डिमांड 100, 200, 300, और ग्राफ कैसा बन रहा है? कोई दिक्कत? आगे देखो, नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस 0 है। क्यों? ये देखो ग्राफ, प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड सेम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। ये देखो 220, 30, 40, डिमांड इज ऑलवेज 100। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 2 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गई। तीसरे का नाम है इलास्टिक डिमांड। इसमें हमारी डिमांड हमेशा 1 से ज्यादा आएगी, और 1 से ज्यादा आंसर कब आता है मैं समझाता हूँ, रट्टा मार लेना इस बात को। कैसे? आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऊपर आप लिखते हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन। अब आप खुद सोचो, आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले में ज्यादा बदलाव हुआ होगा नीचे वाले से, तभी तो ऊपर आंसर प्लस में आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। जैसे मान लो इसमें 10% चेंज आया, इसमें 20% आया, क्योंकि हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप देखो आंसर क्या आएगा? 2। अगर मान लो नीचे 10% चेंज आए और ऊपर से 5% चेंज आए, तो आप बोलोगे भैया आंसर इज 1/2, और 1/2 मतलब आधा, 0.5, ये 1 से कम है, तो ये इलास्टिक डिमांड नहीं है। तो आप खुद बताओ, कल को कोई आपसे पूछे इलास्टिक डिमांड क्या है, तो आप पता क्या बोलोगे? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज इलास्टिक डिमांड, and in that case elastic demand is always greater than 1. but when we talk about कौन सा डिमांड, दूसरा कौन सा होगा? ये इलास्टिक था, पहले वाला परफेक्ट इलास्टिक, दूसरे वाला परफेक्ट इन इलास्टिक, तीसरा वाला इलास्टिक, चौथा वाला इन इलास्टिक, चौथा वाला इन इलास्टिक। ये देखो चौथा वाला इन इलास्टिक, ठीक है ना? आप देखो ये इलास्टिक डिमांड,
ग्रेटर देन 1, और चौथा वाला इन इलास्टिक, हमेशा 1 से कम होगा आंसर, 0.5 और माइनस भी जा सकता है। यानी कि इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा वो ज्यादा होगा ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज है, डिमांड में कम चेंज है, आंसर 1 से छोटा है, कोई दिक्कत। अब देखो इनके ग्राफ देखो, प्राइस 20 से 10 हुआ, कितना परसेंट चेंज आएगा बताओगे, कितना परसेंट चेंज है, 50% चेंज है मेरे भाई, 50% चेंज है, क्या 50% चेंज है, क्योंकि 20 का 10 हो गया, आधा परसेंट चेंज है। और 100 का 200 कितना परसेंट चेंज है, नहीं ये 100 है दादा। पता कि आप गलती है ना क्या कर रहे हो, बेस वैल्यू को देखो, बेस वैल्यू को, बेस वैल्यू क्या है 100, 100 का कितना हो गया डबल, डबल मतलब पूरा 200, यानी कि 100 में 100 ही बड़ा है, 100 अगर 100% है तो 100% ही बड़ा है, यानी कि पूरा कितना परसेंट चेंज आया। तो इस केस में आप देखो डिमांड में ज्यादा चेंज आया और प्राइस में कम चेंज आया। देखो ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ग्राफ के ऊपर मैं बात करूंगा, फ्लैटर बना है, स्टीप बना है, क्या है बात करूंगा आगे। अगला केस देखो, 20 से 10 मेरे भाई कितना चेंज, 50%। क्यों 50% क्यों होता है, क्यों, बेस वैल्यू देखो 20 का आधा हो गया, और 100 का 120 कितना परसेंट चेंज, 20% चेंज, बिल्कुल सही, क्योंकि 20 बड़ा है, 20 कितने में बड़ा है 100 में, 20 बड़ा है 100 में, 20% चेंज। अब देखो किस में ज्यादा चेंज, प्राइस में ज्यादा चेंज लेकिन डिमांड में। इन दोनों ग्राफ को देखो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, दोनों अपने अपने डिफरेंट ग्राफ। इसके बाद मेरे भाई एक और आता है, ये लो, कह रहा है ईडी इज इक्वल टू 1 लास्ट, मतलब जितना चेंज डिमांड में उतना ही चेंज प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन। लेकिन ये कॉमन लाइफ रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरी में इसे लिखा जाता है। अब देखो इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कॉमोडिटी, जो चेंज है वही चेंज। तो इसका ग्राफ ना इस तरीके से बनता है, इसको आपको देखो नाम लिखा हुआ होगा इसका, कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, नाम याद रखना फिगर का, इससे क्वेश्चन आ जाता है एक मार्क्स में कि यूनिटरी, और इसे कहा जाता है मेरे भाई यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, प्राइस में चेंज ज्यादा है और डिमांड में चेंज कम है। मेरे भाई पांचों टाइप समझ में आ गए, कोई दिक्कत। अब देखो पांचों को एक बार एक्सप्लेन करा हुआ मैंने, जब आप देखो एक सेकेंड, जब आप देखो इनफाइनाइट था ऐसे गया, और जब आप देखो जीरो था तब ऐसे गया, आप 1 देखो बिल्कुल बीच में गया, ग्रेटर देन 1 था तो आप देखो इस तरफ है, और लेस देन 1 है तो इस तरफ है। अच्छा ग्रेटर देन 1 है तो ज्यादा मुंह किस तरफ खुला हुआ है वो देखो, ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड की तरफ ज्यादा मुंह खुला हुआ है, और लेस देन 1 है तो डिमांड की तरफ मुंह थोड़ा कम खुला हुआ है। अब आप इसी को देखो, अगर आपका देखो इस तरीके से, अगर आपका डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है, ऐसा यू यू बन रहा है यू, तो मेरे भाई ये स्टीपर है, और अगर नॉर्मल गया तो ये फ्लैटर है इस तरीके से। ठीक है, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे ना ऊपर, तो यहाँ इन डिमांड के बारे में थोड़ी बहुत बात करेगी होगी कि इसमें इलास्टिक डिमांड जो है, जो इन इलास्टिक है, ये इन वाला इन इलास्टिक मतलब इसमें चेंज, प्राइस में चेंज ज्यादा है डिमांड से चेंज होने में, प्राइस में चेंज ज्यादा है। तो आपको देखो क्या बोला हुआ है कि इसमें जो इलास्टिक डिमांड है वो स्टीपर है, उसका स्लोप इंक्लाइन है ज्यादातर वाई एक्सिस की तरफ। आप देखो इसमें जो आपका स्लोप है, ये स्लोप ये ज्यादातर किस एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, इस वाई एक्सिस की तरफ, और मोर इलास्टिक में आप देखो डिमांड कर्व ज्यादातर एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा जा रहा है, और इसमें मेरे भाई ये वाई एक्सिस की तरफ ऐसे इस तरफ ज्यादा जा रहा है, इस तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रखा है, और यहाँ पर ये इस तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो रखा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है। ये क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं आपसे और यही पूछ लेगा आपसे। ठीक है ना, ये वाला तो पार्ट कल करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल भी है थोड़ा सा, या फिर कर लेंगे इसको भी। ये मेरे भाई समझ में आया, ये कोई दिक्कत इस चीज में। चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके प्रैक्टिकल पार्ट चलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लगेगा टाइम तो उसको बोर्ड पे करेंगे, अभी तो बाद में करेंगे। अब मेरी बात ध्यान समझो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसमें पता है क्या कहता है, कहता है ऐसे फैक्टर बताओ जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हो, प्रभावित करते हो, मतलब जिनसे हमारी डिमांड पे प्रभावित पड़ता हो या डिमांड पे प्रभाव पड़ता हो। पहला है गुड्स का नेचर, मतलब दो तरीके के गुड्स बताए हैं, एक गुड्स है नेसेसिटीज गुड्स, जरूरत का गुड्स, और एक है लग्जरी का गुड्स। कहता है जो नेसेसिटीज के गुड्स हैं जैसे कि नमक, चावल, दवाइयाँ,
इनमें डिमांड इनइलास्टिक रहती है। पीपल विल बाय देम इफ प्राइस राइजेस, मैं समझाऊंगा इस चीज। और स्मार्टफोन जैसे हो गया, इसमें लोग अवॉइड करेंगे अगर इसके अंदर प्राइस बढ़ा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। गुड्स के नेचर के ऊपर डिमांड, लोचकता, इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। कैसे? दो केस, फॉर एग्जांपल सॉल्ट या नेसेसिटीज गुड्स हो गया है ना, या फिर एक हो गया नॉर्मल लग्जरी, महंगा, लेविश, ठीक है ना, महंगा गुड्स, लग्जरी गुड्स, मोबाइल। तो हुआ क्या मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझना। सॉल्ट का प्राइस 10 रुपए था, 10 रुपए से आज 15 रुपए कर दिया। लोग 100 लोग डिमांड कर रहे थे। आप बताओ डिमांड, इसका अगर मैं चेंज बताऊं तो आपको बोलोगे 50% चेंज हुआ है। तो आप मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 100 लोग में से 50% से ज्यादा लोग इसे खरीदना बंद कर देंगे? ये जरूरत का गुड्स है। लोग ना एक या दो या हद से हद 5 या हद से हद 10, इसको लोग खरीदना बंद कर देंगे। हद से हद 10 लोग खरीदना कम कर देंगे। यानी कि इसके अंदर कितना चेंज आएगा? फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर रहा हूं 10%, यानी कि प्राइस में ज्यादा चेंज रहेगा और डिमांड में कम। तो आप बताओ इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज कम। लेकिन मेरे भाई अगर मैं एक मोबाइल 10,000 रुपए का था, आज उसका 20,000 रुपए का मोबाइल कर दूं एकदम से, या 20 ज्यादा हो गया, चलो 15, थोड़ा प्रैक्टिकल भी चल लेते हैं, 15,000 हो गया, या अगर 12 भी हो जाए ना, तो भी इसके जो कंज्यूमर हैं वो कम हो जाएंगे। डिमांड जो है, फॉर एग्जांपल 100 लोग डिमांड कर रहे थे, एकदम से ना मान लो इसकी डिमांड 12 बढ़ाई ना, मान लो इसकी डिमांड 60 हो जाएगी अपने आप ही। क्योंकि कुछ ही लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम तो अभी भी खरीदेंगे महंगे दाम, वरना बाकी लोग बोलेंगे कि हम इसको अवॉइड करेंगे जब तक ये सस्ता ना हो जाए। तो 10 से 12 हो गया, कितना चेंज आया? 2000, मतलब 20% चेंज आया। लेकिन मेरे भाई यहाँ कितना चेंज आएगा? 40%। यानी कि चेंज इन डिमांड जो हुई है, डिमांड जो चेंज हुई है वो 20% हुई है, और सॉरी डिमांड जो हुई है वो 40% चेंज हुई है। प्राइस यानी कि कौन सा केस है? इलास्टिक। तो देखो डिमांड जरूरी नहीं होता हर गुड्स के लिए इलास्टिसिटी सेम हो, अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, अलग अलग उनका नेचर होता है, तो अलग अलग उनकी डिमांड होती है। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत इसमें? सेकंड समझते हैं, एक सेकंड। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मतलब सब्सटीट्यूट गुड, जैसे कि पेप्सी और कोक। अगर मान लो मार्केट में उस गुड्स के सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो बताओ डिमांड ज्यादा चेंज होगी कम चेंज होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि लोग बोलेंगे भगाओ हम नहीं पी रहे, हम तो कोका कोला पी लेंगे, सब्सटीट्यूट है। तो आप बताओ डिमांड इलास्टिक होगी कि नहीं होगी? हाँ, ज्यादा चेंज होगी। लेकिन मेरे भाई अगर मार्केट में उसका सब्सटीट्यूट ही ना हो तो लोग मजबूर हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो खरीदना ही पड़ेगा, क्या करें, दाम महंगा कर दिया पर खरीदना पड़ेगा। यानी कि प्राइस चेंज हो रहा है तो लोग देख रहे हैं सब्सटीट्यूट है क्या, नहीं है, तो लोग जबरदस्ती उसको, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, मतलब कितना हिस्सा आप उस पर खर्च कर रहे हो। इट टेक्स अ गुड लार्ज पार्ट ऑफ इनकम। जैसे फर्नीचर, आप जितना कमाते हो अगर आप फर्नीचर खरीदने गए तो छोटा सा पैसा लगता है क्या? नहीं, ज्यादा महंगी चीज है, थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है। तो आप बताओ उसमें डिमांड ज्यादा होगी कि कम होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। मतलब प्राइस बढ़ा दो फर्नीचर का, तो लोग जो खरीदने वाले थे वो कहेंगे यार इतना महंगा प्राइस हो गया, नहीं खरीद रहे। क्यों? वो कहेंगे भाई महंगी मिल रही है, बाद में खरीद लेंगे। यानी कि जो ऐसा चीज हो जो आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा घेरे, वो लोग नहीं खरीदेंगे, वो लोग खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे अगर वो महंगी हो जाए तो। यानी कि इसमें डिमांड इलास्टिक है, ज्यादा चेंज होगी प्राइस में चेंज होने से। लेकिन मान लो कोई छोटी मोटी इनकम हो आपकी, जैसे मान लो आप कोई 100-200, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप बाहर कुछ खाने जा रहे हो, आप हर संडे सैटरडे बाहर खाने जाते हो, उसका प्राइस 50 रुपए बढ़ जाए, 100 रुपए बढ़ जाए, क्या आप उसको खाना कम कर दोगे? आप बोलोगे यार ठीक है, हम कमाते ज्यादा हैं, ये तो छोटा सा इनकम का हिस्सा है, ज्यादा पैसा इसमें लगता नहीं है, खरीद लेंगे। जैसे माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स, अगर आप उसका प्राइस 1 रुपए से 10 रुपए भी कर दूं ना मैं आज, तो भी आप क्या करोगे? 10 रुपए चलो बहुत ज्यादा बोल दे, 1 रुपए से 2 रुपए, 100% बढ़ा दूं, या 400, 200, 300% भी बढ़ा दूं, तो भी आप देखोगे प्राइस में ज्यादा बढ़ाने से डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी, लोग अभी भी खरीदेंगे। कोई भी दिक्कत मेरे भाई? टाइम पीरियड की बात करते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन।
छोटे समय में डिमांड इनइलास्टिक रहती है, मतलब लोगों को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन अगर कोई लॉन्ग रन हो तो डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि लोग अल्टरनेटिव करते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है जिसका छोटे समय के लिए प्राइस चेंज हुए, आपको पता है 1 महीने के लिए प्राइस चेंज है, फिर बढ़ जाएगा, फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप उसका अगर प्राइस चेंज हो रहा हो तो क्या आप उसकी डिमांड बंद कर दोगे? नहीं, आप बोलोगे कोई नहीं, थोड़े टाइम के लिए बढ़ी है, वापस से क्या हो जाएगी? नॉर्मल। लेकिन आपको पता चला कि अब से ये बढ़ी रहेगी अगले 5-6 साल तक, तो आप क्या करोगे? तो आप कहोगे यार ये तो बेकार है, ये तो ज्यादा बढ़ रही है, क्यों ना मैं अब कोई कुछ और ढूंढ लूं, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लूं मार्केट में। तो जब छोटे समय के लिए हो तो डिमांड इनइलास्टिक है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कोई चीज में चेंज लंबे समय के लिए आ रहा हो तो आप चाहोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट, एडिक्शन और हैबिचुअल गुड्स। अगर मान लो आप सिगरेट या चाय या तंबाकू इन सब का आप सेवन करते हो, तो आप बताओ डिमांड इलास्टिक होगी इनइलास्टिक होगी? इनइलास्टिक। मेरे भाई इनइलास्टिक क्यों होगी? उसकी डिमांड, हाँ यूं मत कहो डिमांड बढ़ेगी, बोलो भैया हद से कुछ लोग यूज करना कम कर देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। आप बस इतना बोलो भैया डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी, प्राइस में चेंज होने से डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि लोग नशेड़ी अभी भी खाएंगे पिएंगे। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी पढ़ते हैं लास्ट वाला, ठीक है ना। ड्यूरेबिलिटी अगर हम बात करें, ड्यूरेबिलिटी मतलब ऐसे गुड जैसे कि फ्रिज हो गए, टीवी, जो लंबे समय तक चलेंगे, इनकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। मतलब अगर मैं टीवी या फ्रिज खरीदने वाला हूं, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा, आज इसका प्राइस बढ़ जाए तो मैं डिमांड कम कर दूंगा? मैं कहूंगा ठीक है बाद में खरीद लूंगा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाला है, यानी कि इसके प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, मार्केट में ज्यादा चेंज आएगा। लेकिन वहीं पेरिशेबल गुड्स हो, पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाते हो, सड़ जाते हो, जैसे सब्जियां, दूध, इनमें जो डिमांड है ना वो इलास्टिक कम रहेगी, लेस इलास्टिक। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसके प्राइस में ज्यादा चेंज करोगे तो लोग डिमांड में जब चेंज लाएंगे तो जो बेचने वाला बंदा है वो सोचेगा भाई ज्यादा चेंज आ रहा है, बेकार है। यानी कि कहने का मतलब है ये ऐसे गुड्स हैं जो जनरली मिल्क, ब्रेड हो गए, लोग इनमें इलास्टिसिटी कम रखते हैं। अच्छा, पोस्टपोनमेंट है मेरे भाई, तो पोस्टपोनमेंट भी समझ लेते हैं, पहले इसको एक बार क्लियर कराता हूँ। ड्यूरेबल गुड जैसे कि फ्रिज, टीवी हो गया, अगर इनके प्राइस में चेंज होगा तो आप ज्यादा इलास्टिक, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज करोगे। आप सोचोगे या तो उसको बहुत ज्यादा कम खरीदना शुरू कर दोगे, यानी कि आप खरीदने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दोगे, बोले बाद में खरीदेंगे। लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स हो जैसे दूध, ब्रेड, ये सब ये रोज की जरूरत की चीजें हैं और एक टाइम बाद ये खत्म भी हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो आप इसके लिए डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं लाओगे। अगर इसका प्राइस ज्यादा चेंज हुआ तो डिमांड में ज्यादा चेंज आप नहीं लाओगे। लेकिन पोस्टपोन की बात करें तो मैं बुक से बात करता हूँ, कुछ कॉमोडिटीज हैं जैसे बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, जिनकी डिमांड अर्जेंट नहीं है। बिस्किट हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, क्या आप ऐसे हो कि नहीं पियो तो कुछ हो जाएगा या रोज पी रहे हो? नहीं। तो अगर इनकी इलास्टिक डिमांड ज्यादा भी है तो उनकी कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सकता है अगर उनका प्राइस बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल अगर इनका प्राइस बढ़ जाए, मान लो बिस्किट या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, इस सब का कोई कोका कोला, पेप्सी, उसका प्राइस बढ़ जाए एकदम से, तो आप कहोगे भाई 1 महीना रुक जाता हूँ या थोड़ा कम कम करके पी लूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद सोचो, जो गुड्स पोस्टपोन हो सकते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि आप उन्हें रोक सकते हो, अपने आप को सहन करा सकते हो, बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे हैं जो इमरजेंसी के ट्रीटमेंट्स हैं, जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो उनके प्राइस में चेंज होने से क्या डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा? फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, सैनिटाइजर के प्राइस एकदम से बढ़ गए थे, क्या उनकी डिमांड कम हुई? नहीं, लोगों को इमरजेंसी में चाहिए थे। सिलेंडर गैसेस, जो ऑक्सीजन गैसेस थे, महंगे मिल रहे थे, फिर भी लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। समझ रहे हो? कहने का मेरा क्या मतलब है, क्या आपको क्लियर हो रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो प्राइस मतलब एक पर्टिकुलर चीज का कितना दाम है और उसको मल्टीप्लाई कर दो कितनी डिमांड कर रहे हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 100 रुपये और 50 लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं तो टोटल खर्चा उस पर कितना हो जाएगा? 5,000। ये हमने कैलकुलेट करा था। तो यही एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर पे और कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले हमने एक्सपेंडिचर का मतलब समझा है कि एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कितना पैसा लगा रहे हो आप एक चीज पे। और अगर हम रिलेशनशिप पढ़े खर्चे पे और प्राइस एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी पे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अब ये तो पता है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके की होती है। एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन वन, एक लेस देन वन और एक इक्वल टू वन। अब देखो ये इसलिए ज्यादा मैंने पहले आपको इसको इस पे बात करी थी ताकि ना आपको मैंने पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाने की कोशिश करी तब, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना आसान हो जाएगा। क्यों? अगर मान लो स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस हुआ, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया,
मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब ज्यादा वन से ज्यादा कब रहती है? तो आपको पता है इलास्टिक डिमांड जब होती है जब प्राइस में थोड़ा चेंज हो और डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो। जैसे प्राइस में 10% चेंज हो और डिमांड में 20% चेंज आ जाए। तो आप देखो, प्राइस अगर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो जायज बात है डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी, या फिर अगर आप प्राइस थोड़ा सा कम करो तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस पे खर्चे पे क्या फर्क पड़ेगा मेरे भाई, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा? आप खुद सोचो। आपने क्या करा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, लोगों ने डिमांड कम करनी शुरू कर दी, और डिमांड इस टाइम पे लोग ज्यादा कम कर रहे हैं। मतलब प्राइस तो आपने 2% 1% बढ़ा दिया, लेकिन डिमांड आपकी 10% कम हो गई। तो आप बताओ आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जायज बात है, लोग खरीदेंगे कम, अब तो खर्चा कम होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल प्राइस आपने हल्का सा ड्रॉप कराओ, तो आपको पता है उससे डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपका जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, लोग अब जो चीज पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्च करेंगे वो ज्यादा करेंगे, तो आपका इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट केस देखो, जैसे मान लो अब इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक डिमांड है, इसमें प्राइस में थोड़ा चेंज होता है, प्राइस में ज्यादा चेंज माना जाता है और डिमांड में कम चेंज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल प्राइस में मान लो 10% का चेंज हो और डिमांड में फॉर एग्जांपल 5% का चेंज हो। तो अगर प्राइस थोड़ा बढ़ाया, मतलब प्राइस बढ़ाया, तो प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम होती है, तो प्राइस ज्यादा बढ़ा लेकिन डिमांड कम कम हुई। फॉर एग्जांपल प्राइस मैंने बढ़ा दिया, जैसे मैं अगर लिखूं प्राइस मैंने बढ़ा दिया फॉर एग्जांपल 10%, तो मुझे पता है अब 10% में प्राइस बढ़ा दिया है, तो मेरी डिमांड जो है वो क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो डिमांड सिर्फ 5% ही कम हुई। तो आप मुझे बताओ, अब देखो इसको समझना है मेरे भाई, इसमें आप मुझे बताओ, डिमांड में चेंज कम आया है ना, आपका जो एक्सपेंडिचर है, अब बहुत से लोग ये सोचेंगे भैया क्योंकि प्राइस बढ़ा है डिमांड कम हुई है तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? नहीं, ये नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही, इंक्रीज ही होगा। ये चीज समझनी है। क्यों मेरे भाई, इसको समझो। मतलब प्राइस आपने मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ज्यादा अच्छे से रिलेट होगा। मान लो पहले एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो था ना, पहले एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए था, ठीक है, और मार्केट में उसकी डिमांड ना 100 यूनिट थी। तो आप बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ मेरे भाई? 1000, बिल्कुल सही। अब फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ 15 रुपए, तो आप बताओ कितना परसेंट बढ़ाया? 50% बढ़ गया प्राइस। अब डिमांड पे आता है, अब मुझे पता है डिमांड 50% से कम बढ़ेगी, डिमांड कम बढ़ेगी। आप बताओ डिमांड कितनी बढ़ेगी? मतलब प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जितनी भी कम होगी वो 50% से कम ही डिमांड डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 80 हो गई, चलो कितना परसेंट डिमांड ड्रॉप हो गई? अब आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 15 × 8 कितना होता है? 120। अब आप सोचो, ध्यान से सोचो, आप एक्सपेंडिचर की बात करो, देखो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, लेकिन देख के तो हम ये समझ रहे हैं कि एक्सपेंडिचर कम लग रहा था हमें 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 ऐसा लगा कि भैया अगर प्राइस कम बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम होगी तो लोग कम खरीदेंगे तो एक्सपेंडिचर कम हो जाए। लेकिन देखो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इस केस। तो आपको केस समझने की जरूरत है, और मैंने आपको बेहतर तरीके से एग्जाम्पल देके समझाया ताकि आपको समझे कि अच्छा ऐसा सीन होता है। क्योंकि भाई आप प्राइस भी तो बढ़ा रहे हो, आप 10 रुपए का थोड़ा ना बेच रहे हो, मार्जिन भी तो बढ़ा रहे हो। अब आप पहले जिस बंदे से 10 रुपए कमाते थे, अब उस एक बंदे से 15 रुपए कमाओगे, तो आपके लोग कम भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? आप मार्केट में यहाँ कहीं ना कहीं खुशी हो, क्यों? मार्जिन तो अभी भी ज्यादा है, भले लोग कम खरीद रहे हैं लेकिन मार्जिन तो अभी भी ज्यादा है, ठीक है। अब सेम ऐसा ही कहता है, मान लो हमने प्राइस कम कर दिया और डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, तो अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो प्राइस हमने क्या कर दिया, इस बार कम कर दिया, तो पहले 10 रुपए था और जो मार्केट में डिमांड थी वो 100 यूनिट की थी। फिर हमने क्या करा, प्राइस जो है ना हमने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। कितना कर देता, चलो 8 करूंगा ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, 7 कर देता हूँ, ठीक है।
और डिमांड मुझे पता है बढ़ने वाली है, लेकिन ये कौन सा केस है पहले आप ये समझ लो, ये इनइलास्टिक का केस है। इनइलास्टिक के केस में प्राइस में ज्यादा चेंज आता है और डिमांड में कम चेंज। तो इसके अंदर आप चेंज कहोगे, आप बोलोगे भैया इसके अंदर 30% का बदलाव नजर आ रहा है, 30% कम हो गया, यानी कि डिमांड जो बढ़ेगी वो 30% से कम ही बढ़नी चाहिए। 110 बढ़ा देता हूँ, 10% बढ़ा देता हूँ, ये एग्जाम्पल है। अब पहले केस में आपका टोटल खर्चा हो रहा था 1000, और नए केस में आपका क्या हो रहा है 0, 7 वन जा 7, 7 वन जा, यानी कि इस केस में आप क्या महसूस कर रहे हो कि जब हमने प्राइस को फॉल कराया तो हमें पता है डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ये इनइलास्टिक का केस है, मतलब जो फॉल हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है डिमांड में जो बढ़ रही है, मतलब फॉल होने का परसेंटेज ज्यादा है प्राइस में रेदर देन डिमांड बढ़ने का, क्योंकि इनइलास्टिक का केस है। और इस केस में जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, अब हम और कम कमा रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें। एक यूनिटरी इलास्टिक है जहां पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होता है। कह रहा है भैया इस केस में एक काम करो, प्राइस बढ़ा दो या कम कर दो, सेम ही चेंज होगा और हमेशा सेम ही रहेगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये केस अगर आप जितना डिमांड बढ़ाओगे उतना ही प्राइस कम होगा, तो हम ये कह नहीं सकते, बस हम इतना लिख देंगे कि जहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है हमारा इक्वल टू 1 होता है, मतलब दोनों डिमांड और प्राइस में सेम चेंज होता है ना, तो वहां पर लगभग एक्सपेंडिचर सेम रहता है। एग्जैक्ट सेम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि हाँ सेम होगा।